नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कल की डेट में मैंने आपको जानकारी दिया था 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे। और आज की डेट में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जी हाँ, कल की डेट में मैंने आपको 20 तक क्वेश्चन बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यदि आप इससे पहले का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान देखिएगा यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। साथियों, डीसी जनरेटर में असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो होता है वो न्यूनतम होता है। और असंतृप्त पोल का अर्थ यही होता है कि चुंबकीय सर्किट अभी असंतृप्त नहीं हुआ है। मतलब कि जो है असंतृप्त पोल का अर्थ हम कह सकते हैं कि चुंबकीय जो सर्किट है वो क्या हुआ है, अभी जो है संतृप्त नहीं हुआ है, जिससे आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न विपरीत चुंबकीय क्षेत्र है उसका असर कम होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है बी चुंबकन, बी ऑप्शन है चुंबकन, सी ऑप्शन है क्रॉस चुंबकन और डी ऑप्शन है अनुचुंबकन। तो यहाँ पर हम साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस चुंबकन। ये आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। इंटरपोल की ध्रुवता के बारे में पूछा जा रहा है। तो डीसी जनित्र में जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल की ध्रुवता जो होती है वो मुख्य पोल की क्या होती है साथियों, समान होती है। और अगर मुख्य पोल उत्तरी ध्रुव में है तो उसके निकट जो स्थित इंटरपोल है वो भी क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। अगर मुख्य पोल दक्षिणी ध्रुव में है तो इंटरपोल भी क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है साथियों वो कम्यूटेशन को सुधारने और आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। जिससे क्या हो सकता है, जो इसमें लाइटिंग होती है जिसको आप स्पार्किंग बोलते हैं, उस स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। जिससे क्या होता है, जनरेटर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है घूर्ण दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, बी ऑप्शन है घूर्ण दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान और सी ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव के समान और डी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव के समान। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, घूर्ण दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है। मतलब कि डीसी जनित्र में जो इंटरपोल होते हैं उनका संयोजन किस क्रम में किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है आर्मेचर की श्रेणी में, आर्मेचर के समांतर में, लोड के श्रेणी में और लोड के समानांतर में। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, डीसी जनित्र में जो इंटरपोल होता है उसका संयोजन हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में होता है। और इंटरपोल का जो मुख्य पोल होता है उसके बीच में रखा जाता है इसको, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में रखने का कारण ये होता है कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, इस आर्मेचर रिएक्शन से उत्पन्न जो विकृति होती है उसको सुधार कर सके। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो देखने को मिल जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो हमारा ऑप्शन में देखने को मिल जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, कि आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। मतलब कि डीसी जनित्र में इंटरपोल का जो संयोजन किया जाता है या जो जोड़ा जाता है वो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए। जैसे कि ए ऑप्शन ज्यामितीय उदासीन अक्ष जिसको जीएनए बोला जाता है इस पर, या बी ऑप्शन चुंबकीय उदासीन अक्ष जिसको एमएनए बोला जाता है उस पर, या जीएनए तथा एमएनए दोनों पर, या डी ऑप्शन कहीं भी। तो साथियों
एक चीज ध्यान रखिएगा, उच्चतम दक्षता की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में जो ब्रश होते हैं, उस ब्रश को न्यूट्रल जो प्लेन होता है, जिसको हम ज्योमेट्रिक न्यूट्रल बोलते हैं, ज्योमेट्रिल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, उस पर रखना चाहिए। और न्यूट्रल प्लेन जो होता है वो स्थिति होता है जहां पर आर्मेचर में प्रेरित जो वोल्टेज होता है वहां पर शून्य होता है। और कम्यूटेशन प्रक्रिया जो होती है सबसे कम वहां पे स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग के साथ ही ये संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही चीज पूछ रहा है कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए। तो ब्रशों को साथियों हमेशा चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिसको एमएनए बोला जाता है, उस पर रखना चाहिए। किस पर रखना चाहिए साथियों? एमएनए पर रखना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाता है। बी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में साथियों पूछा जा रहा है कि लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयुक्त है? जैसे कि ओवर कंपाउंड जनित्र, या फ्लैट कंपाउंड जनित्र, या अंडर कंपाउंड जनित्र, या डिफेंशियल कंपाउंड जनित्र। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, लंबी पारेषण लाइन की बात किया जा रहा है, तो लंबी पारेषण लाइन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी या किसी भी प्रकार का लोड को स्थिर यदि वोल्टेज प्रदान करना है, तो यदि वोल्टेज प्रदान करने के लिए हम उस समय क्या करेंगे, संट कंपाउंड जनित्र ही हम लेंगे। क्योंकि साथियों जो संट कंपाउंड जनित्र होता है उसके जो मुख्य फील्ड होता है, वो जो होता है साथियों, उसकी जो वाइंडिंग होती है वो संट के रूप में जुड़ी होती है। और ये जो होती है एक आंतरिक सीरीज होती है जो कि फील्ड वाइंडिंग होती है इसकी। और ये संयोजन जो होता है लोड करंट में बदलाव के बावजूद वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर उसी को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयुक्त होता है? तो इसमें जो उपयुक्त किया जाता है वो ओवर कंपाउंड जनित्र होता है, जो कि ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर ए साथियों देखने को मिल जाता है। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। बिल्कुल आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 में साथियों पूछा जा रहा है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कई रीजन होते हैं। जब आप वर्कशॉप में आप यहाँ पर प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि डीसी जनरेटर के जो इंसुलेशन प्रतिरोध है उसका मान कम क्यों हो रहा है, तो उसमें आपको कई सारे आपको देखने को मिलेंगे रीजन। जैसे कि तापमान जब बढ़ जाता है उसमें भी कम होता है, आर्द्रता जो बढ़ जाता है जिसको हम बोलते हैं साथियों नमी, वातावरण में जो उच्च आर्द्रता या जिसको नमी बोला जाता है, उसके कारण में इंसुलेशन को प्रभावित करता है, जिससे उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण इसमें धूल होता है, जो कि आप वर्कशॉप में जब आप यहाँ पर प्रैक्टिकली आप किए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे काफ़ी धूल होता है और गंदगी भी होती है। तो ज़्यादा यहाँ पर धूल और गंदगी होती है, तो उसके जमे होने से भी क्या होता है, ये इंसुलेशन की सतह जो होती है वो जम जाती है वहाँ पर, तो उससे प्रतिरोध घट जाता है। और एक और भी रीजन होता है जो कि यांत्रिक दबाव जिसे बोलते हैं। यदि आप लंबे समय तक संचालन के दौरान यांत्रिक तनाव से जो इंसुलेशन सामग्री है उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो होती है दरारें पड़ जाती है, जिसको हम क्षति बोलते हैं, तो ये भी इसका कारण होता है। और यहाँ पर ज़्यादातर समय कोई आपके पास मशीनें उसको आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि इंसुलेशन जो सामग्री है उसका जो प्राकृतिक रूप है वो धारण कर लेती है, उस पे जो होती है कवक हो जाता है, जो कि यहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध जो होता है कम हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर कई रीजन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार चलें। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम क्यों हो जाता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर उसका जो होता है ज़्यादातर समय भी हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है, यह बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाता है। कार्बन चूर्ण उसी के कारण क्या होता है साथियों, इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए होते तो हम ऑप्शन मारते, जैसे कि तापमान बढ़ने के कारण भी क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और नमी के कारण भी क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तनाव के कारण भी होता है, यांत्रिक तनाव के कारण। जी हाँ साथियों, लंबे समय तक आप संचालन के दौरान आप देखेंगे तो वहाँ पे यांत्रिक तनाव होता है, जिसके कारण जो होता है वहाँ पर भी आपको क्षति देखने को मिलती है, जिसके कारण जो
प्रतिरोध होता है उसका प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारे रीजन बनते हैं, लेकिन ऑप्शन में हम सही देखने को मिलता है हमको ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में साथियों पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। डीसी जनित्र का जो आउटपुट जो समीकरण होता है साथियों, वो आपका क्या होता है? वो होता है साथियों V बराबर ई माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। ये आपका समीकरण होता है किसका? ये आपका समीकरण होता है डीसी जनित्र का आउटपुट का समीकरण, ध्यान रखिएगा। ये आउटपुट का समीकरण है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो देखने को मिल जाता है, इसमें आपका साथियों जो कि पक्षांतर करके यहाँ पर दिया गया है आपको ऑप्शन में, और यहाँ पर देख सॉरी, और ये आपका भी बराबर ई बराबर दिया गया है, तो इसको ई को बाहर निकाल दिया गया, तो ये आपका भी आपका अंदर चला गया तो प्लस हो गया। तो ई बराबर भी प्लस आई ए इंटू आर ए, या आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भी बराबर ई माइनस आई ए इंटू आर ए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भी यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों? तो भी यहाँ पर जनित्र का आउटपुट वोल्टेज हो जाता है। और ई क्या हो जाता है साथियों? तो आर्मेचर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, जिसको आप शॉर्टकट में ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ये आपका ई हो जाता है। और जो यहाँ पर आई ए दिया गया है, ये आपका आर्मेचर करंट हो जाता है। और यहाँ पर जो आर ए दिया गया है, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध हो जाता है। तो ये आपका जो साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र की घूर्ण दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन में कि करंट प्रवाह शून्य हो जाएगा, या करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, या करंट प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पर कहेंगे साथियों कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जनित्र है आपके पास है, और यदि उसकी घूर्णन की दिशा आप बदलना है तो उसको आप बदलेंगे, तो बदलने पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, जो ईएमएफ जिसको बोला जाता है, उसकी दिशा भी बदल जाती है। और जब बदल जाती है साथियों, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि जनित्र का जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपका उलट जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आर्मेचर करंट की दिशा भी क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। और इस परिवर्तन को देखते हुए आप एक ही चीज कहेंगे, यहाँ पर एक ही चीज आपको करना पड़ेगा कि जनित्र से इसको जोड़ देंगे, और जनित्र से जोड़ देने से लोड पर करंट की दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो उसी चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र में घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या प्रभाव होगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे करंट की प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी साथियों आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र की दक्षता, जिसको इफिशियंसी बोला जाता है, वो होती है जैसे कि 60 से 80%, या 70 से 80%, या 85 से 95, या 100%। तो साथियों ये जो होती है, ये 85 से 95 होती है। कितनी होती है? 85 से 95 होती है, ध्यान रखिएगा। और आपको जो बुक में देखने को मिलेगा वो 100% देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बात किया जाए तो 85 से 95 होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? ताम्र क्षति, या एडी करंट क्षति, या हिस्टैरिसीस क्षति, या वायु घर्षण क्षति? ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी जनित में जो जिसको इंटरनल लॉस बोला जाता है, जिसको अंतर्निहित शक्ति बोला जाता है, और अंतर्निहित शक्ति क्षति जो होता है, ये लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है, जो कि आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है उसमें आपको ज्यादातर ये देखने को मिलती है। और जब लोड बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है, तो जब लोड बढ़ता है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ता है, आप सभी को मालूम होगा। और आर्मेचर जो प्रतिरोध है उस पर उत्पन्न होने वाली जो शक्ति होती है, जो उसमें हानि आपको देखने को मिल जाती है, आई स्क्वायर आर जो हानि होती है, इस करंट के जो होती है वर्ग के साथ बढ़ती है।
और इससे जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, और जो होता है साथियों, विद्युत ऊर्जा का एक भाग वहाँ पर खो जाता है। और इस प्रकार आर्मेचर प्रतिरोध जो होती है, वो हानि लोड के साथ सीधे संबंधित होती है और जनित्र की दक्षता को प्रभावित करती है। और यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें यहाँ पर इसको बोला जाता है साथियों ताम्र क्षति। कौन सी क्षति बोली जाती है? ताम्र क्षति बोली जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि मशीन के चलती हालात में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है, या ब्रश को बदलना पड़ता है? लंबाई क्या पूछ रहा है कि कितने लंबाई पर, मतलब कि आप समय भी कह सकते हैं कि या आप इसको लंबाई भी कह सकते हैं कि कितने पर इसका जो होता है बदलना जरूरी होता है। तो देखिए साथियों, कोई भी डीसी मशीन है, मशीन में यदि कार्बन जो ब्रश है उसको बदलना है, तो बदलने की आवश्यकता तब होती है जब उसकी लंबाई 50% तक कम हो जाती है। क्योंकि कार्बन ब्रश की जो लंबाई होती है, यदि सामान्य तौर पे बात करें, तो एक जो अवस्था आती है उसमें जो आपको देखने को मिल जाता है कि उसका जो मान है, उस मान के आधार पर वो होती है। और जब ब्रश की लंबाई उसका आधा रह जाता है, तो यह बदलने का संकेत देता है। और इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रश के आकार और प्रकार जो होता है, वो जनित के डिजाइन पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जो 50% की कमी जो आपको देखने को मिल जाती है, सामान्य मानक माना जाता है, और सामान्य पर ब्रश को बदलना महत्वपूर्ण होता है, ताकि जो जनित्र की जो कार्य क्षमता है वो और जो कम्यूटेशन की गुणवत्ता है वो बनी रहे। और ऐसा इसलिए यहाँ पर किया जाता है क्योंकि जो सही आपका जो कार्य वो हो सके, और जो मशीन है वो भी आपका सही चल सके, तो इसलिए यहाँ पर इसका बदलना जरूरी होता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मूल लंबाई का 2/3 भाग पे, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों डी आपको देखने को मिल जाता है। डी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये आपका जो है मूल लंबाई का 2/3 भाग पे इसको बदलना जरूरी होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में साथियों पूछा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक, जिसको कम्यूटेटर बोला जाता है, घिसा हुआ पाया गया। सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है। मतलब कि सैंड पेपर का जब आप प्रयोग आपको यहाँ पर करना बिल्कुल बेकार है, मतलब कि वो सैंड पेपर से भी आपका सही नहीं हो रहा है, तो सबसे उत्तम उपाय क्या होगा? ये काफी यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपके पास कोई भी डीसी जनित्र है और उसका जो कम्यूटेटर है वो घिस चुका है, और उस समय आप सेंड पेपर का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सेंड पेपर का प्रयोग करने से भी आपका काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आपको करना ये होगा साथियों कि उस समय आपको दिक् परिवर्तक की जो सतह है उसको सही ढंग से आप समतल नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में सबसे उत्तम उपाय ये है कि आप उसको मशीन से आप जितना हो सके, दिक् परिवर्तक की जो मशीन है उससे जितना हो सके साथियों आप रगड़ करें, मतलब कि आप उसको घिसे। और यहाँ पे घिसने से क्या होगा, कुछ आप इसको सही ढंग से कर सकते हैं समतल। और यहाँ पर एक और भी यहाँ पर आपका होगा कि आप उस मशीन को भी चेंज कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि वो उस प्रकार भी सही नहीं हो रहा है, तो आप उस मशीन को भी चेंज कर सकते हैं, या घिसाई की ज़रूरत आपको लग रही है कि इसकी अभी ज़रूरत है, ये काम में चल सकता है, तो वर्कशॉप में आप भेज सकते हैं। वहाँ पर जो होगा साथियों अलग अलग टाइप की मशीनें होती है जो उसको घिस के समतल कर सकती है, और उसको आप दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो ये आपका कई रीजन है, और ज़्यादा यहाँ पर खराब है, वो समतल भी नहीं हो रहा है, तो आप उसको साथियों चेंज कर दें। क्योंकि वहाँ पर उसका यदि आप चेंज नहीं करेंगे तो और आगे आप उसको काम में नहीं ला सकते। तो इस तरह यहाँ पर कई यहाँ पर इसके रीजन बन जाते हैं। तो यदि यहाँ पर सही उत्तम उपाय पूछा गया है, तो हम उत्तम उपाय में यही करेंगे, कम्यूटेटर बदल दिया जाए। क्योंकि जब यहाँ पर सैंड पेपर के उपयोग करने पर भी सही नहीं हो रहा है, तो सबसे उत्तम उपाय यही है कि कम्यूटेटर को बदल दिया जाए। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अत्यधिक ब्रश तनाव से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ कर है, सबसे पहले ये आप ध्यान रखिएगा, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अत्यधिक ब्रश तनाव के लिए। तो मशीन के वेग को कम करने के लिए, या निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी, या निर्गम वोल्टता बढ़ जाती है, यदि परिवर्तन अतृप्त होगा और सतह
यहाँ पर दिया गया घिस जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? देखिए, इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दिक् परिवर्तक जो होता है अतिप्त तो होगा और सतह जो घिस जाएगी। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर ईज़ी था, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा-सा तार्किक था। यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन था। जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग करने हेतु जनरेटर काम में लेते हैं। आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम कौन सा जनरेटर उपयोग में लेते हैं? जैसे कि डीसी सीरीज जनरेटर हो गया, डीसी शंट जनरेटर हो गया, या डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर हो गया, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है साथियों। देखिए, डीसी जनरेटर में क्या होता है? डीसी जनरेटर में आपको देखने को मिल जाता है साथियों, यहाँ पर आर्क वेल्डिंग के पूछ रहा है। तो आर्क वेल्डिंग में डीसी जनरेटर में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एक ही जनरेटर का, और वो होता है कौन सा जनरेटर साथियों? वो होता है आपका डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। कौन सा होता है? डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं। कम्यूटेशन को काम करने हेतु प्रयोग में कौन सा आता है? जैसे कि मुख्य ध्रुव आता है, या इंटरपोल आता है, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग आती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम्यूटेशन को कम करने के लिए इसमें कई सारे उपाय आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गुणवत्ता के अनुसार, तो उच्च गुणवत्ता वाले ब्रश और कम्यूटेटर कह सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, बेहतर सामग्री से बना होता है। ब्रश और कम्यूटेटर की सतह जो होती है उसकी अधिक स्थिरता होती है, और इसका कम घर्षण भी प्रदान करता है। इसके कारण ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें सही ब्रश की सेटिंग भी हो सकती है। और तीसरी ये हो सकती है कि कम्यूटेटर की जो नियमित सफाई है उसके कारण भी आपको देखने को मिल जाता है। और चौथी ये होती है कि ब्रश की क्षेत्र जो होता है उसका भी बढ़ना हो सकता है, क्योंकि अधिक संपर्क क्षेत्र प्रदान करेगा। तो प्रदान करने के लिए ब्रश का जो क्षेत्र है वो बढ़ाना, और उपयोगों से कम्यूटेशन की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से कम किया जा सकता है। तो इसी कारण हम यहाँ पर मारेंगे साथियों क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी साथियों सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर के घूर्णन करने वाले भाग को कहते हैं। ये तो और भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जनरेटर के घूर्णन करने वाले भाग को हम रोटर कहते हैं। और रोटर का वो हिस्सा जो घूमता है, और उसमें आर्मेचर सॉरी आमतौर पर जो आपको देखने को मिलता है कि एक उसमें ध्रुवीय मैग्नेट होता है, या इलेक्ट्रिक वाइंडिंग आप कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक वाइंडिंग होती है जो जनरेटर में विद्युत प्रेरण पैदा करने के लिए घूमती है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है साथियों, क्वेश्चन के ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिया गया है कि जनरेटर के जो घूर्णन करने वाले भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आर्मेचर दिया गया है। तो यहाँ पर वो भी घूमता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर की आकृति होती है, मतलब कि आर्मेचर की जो आकृति होती है किस प्रकार होती है? तो ऐसे बिना ऑप्शन से आपको दिखाकर पूछा जाए तो आप एक ही कहेंगे कि यहाँ पर जो आर्मेचर की आकृति होती है वो एक इस तरह होती है, बेलनाकार होती है। आप इस तरह कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाती है वो आपको बेलनाकार ही देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप देखे होंगे तो आप इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है, इस पर मैंने आपको सवाल भी दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की जो संख्या होती है वो आर्मेचर कॉइल्स की जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। मतलब यदि आर्मेचर में एन कॉइल है तो समांतर पथों की संख्या भी क्या होगी? एन ही होगी। और लैप वाइंडिंग में कुंडल कॉइल्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर लपेटे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जिससे हर पथ पर समांतर करंट प्रवाहित हो सके। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है, तो ये क्या होती है साथियों? ये जो होती है किसके समान होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पोलो के बराबर होती है। तो ये आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में साथियों पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं दे रहा है,
तो क्या कारण हो सकता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी डीसी जनरेटर है और वो वोल्टेज नहीं बना रहा है, मतलब कि वो वोल्टेज बना ही नहीं रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे? या ये क्या क्या समस्या हो सकती है? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो देखिए साथियों, कोई आपके पास जनरेटर है, यदि वो वोल्टेज नहीं बना रहा है, तो इसमें बहुत सारे समस्या आपको हो सकती है, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करें तो कम्यूटेटर या जो ब्रश है, उसकी भी समस्या हो सकती है, या फ़ील्ड जो सर्किट है, उसकी भी समस्या हो सकती है, और जो आर्मेचर सर्किट है उसकी भी समस्या हो सकती है, या जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो भी खराब हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी समस्या आपको हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर घूमने की दिशा, और यहाँ पर कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश संपर्क सही नहीं है, और यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेटिंग खत्म हो गया, ये सभी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पर जो हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें अलग अलग समस्या होगी, तो भी आपका जो मोटर होगा, सॉरी डीसी जो जनरेटर होगा, वो वोल्टेज नहीं देगा, जिसमें अलग अलग समस्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है साथियों, जो इंटरपोल होता है वो डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग्स के बीच में स्थापित किया जाता है, सभी को मालूम है। और इंटरपोल्स की जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को फील्ड सर्किट के साथ जोड़ा जाता है, ताकि ये जो है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न जो करंट है, उस करंट को सुधार कर सके। और इंटरपोल का उद्देश्य ये होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना और कम्यूटेशन को सुधार करना, जिससे क्या हो सके साथियों, वोल्टेज और करंट में स्थिति बनी रहे, और इंटरपोल्स को सही दिशा और सही स्थिति में स्थापित करें। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं, किस क्रम में किए जाते हैं? तो आर्मेचर के सरणि क्रम में किए जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।